अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन मैन स्टार्ट करेंगे। आई एम प्रोफेसर इरम सबा फ्रॉम अपर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन करीमाबाद। ये नेक्स्ट सेकंड लेक्चर होगा चैप्टर ट्रांसपोर्ट का। इन ह्यूमन बींग हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है जब आप देखते हैं एनिमल्स के अंदर या कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जब आप देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होगा, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है वो किस तरीके से होता है। ट्रांसपोर्ट इन मैन इंक्लूड्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। दो तरह के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आप देखते हैं कि ब्लड जो है दैट इज़ द मीडियम फॉर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड होता है। जिस तरीके से आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा है कि उसका फ्लूइड ब्लड है, तो यहाँ पर इसका जो फ्लूइड होता है उसे हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है ना। लिम्फ कलरलेस होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम को हम डिटेल में नेक्स्ट आगे जो हमारी लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसी पर रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे आज, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले है सर्कुलेटिंग फ्लूइड विच इज़ हम सबको पता है विच इज़ ब्लड। द सेकेंड इज पंपिंग ऑर्गन in case of human being or in case of all vertebrates, this pumping organ is called as heart, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है ब्लड वेसल्स। ये तीन चीज़ें मिलकर, या ये तीन जो आपको मैं चीज़ें बताई हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक जैसे कि आपको पता चल गया था कि वो है सर्कुलेटरी फ्लूइड या ब्लड, जिसकी हम कॉम्पोजिशन देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। ब्लड क्या चीज़ है? ब्लड इज़ ए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर इसकी जो नॉर्मल पीएच होती है वो आमतौर पे 7.4 होती है, मीन्स इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन, न्यूट्रल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अच्छा, वेट ऑफ ब्लड जो है ये तकरीबन हमारी बॉडी के वेट का 12th पार्ट होता है। जितना आपकी बॉडी का वेट होगा उसका जो 12वां हिस्सा है, उसका जो 12th पार्ट है, दैट इज़ द वेट ऑफ ब्लड विच इज़ कंटेन्ड बाय आवर बॉडी। अच्छा, दो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से हैं? प्लाज्मा एंड blood corpuscles. Plasma is basically the liquid part and blood corpuscles are the cellular part of blood. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा जो है दैट इज 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। जो आपके जो ब्लड की कॉम्पोजिशन को अगर आप देखें तो उसमें उसका जो मेजर पार्ट है दैट इज प्लाज्मा, और ये 90% वाटर पर कंसिस्ट करता है, 10% जो है वो इसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेज होते हैं। तो आपको मैंने ये बताया था कि प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है ना, जिसमें 90% आप देख सकते हैं कि वाटर है और 10% जो है वो इसके सॉल्यूट्स होते हैं। सॉल्यूट्स को फिर हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो कैटेगरीज हैं इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो इनऑर्गेनिक आइंस की है, जिनको आप मिनरल आइंस भी कहते हैं। 0.9% ऑफ प्लाज्मा बाय वेट, ठीक है, वो जो है ह्यूमन बींग के अंदर दैट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या आइंस। तो ये जो इनऑर्गेनिक आइंस या सॉल्ट्स हैं, इनमें भी सबसे बड़ा जो सॉल्ट आपकी बॉडी में होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जो है ये 2/3 पार्ट बनाता है आयनिक सॉल्ट का। जो जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक जो आइंस हैं, ये हमारी ब्लड के अंदर जितने हैं उसका तो तीसरा हिस्सा होता है, 2/3 हिस्सा जो है, 2/3 पार्ट जो है इसका, वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड या जो टेबल सॉल्ट है आपका वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये जो आयंस हैं इनको एक बैलेंस के अंदर, एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आयन डिसबैलेंस हो जाते हैं तो इसकी वजह से बहुत सीरियस डिस्टर्बेंस हो सकती है, और हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं, ये लीथल भी हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो डिस्टर्बेंस इन आयन होती है, कभी कभी आपने सुना होगा कि जी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गए,
ठीक है ना। तो आपको पता है ना आयंस जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इनकी वजह से जो है वो डेथ भी कॉज हो सकती है। दूसरा जो कंपोनेंट है प्लाज्मा का वो है प्लाज्मा प्रोटीन, जो सेकंड सॉल्यूट है। एक तो हमने इनऑर्गेनिक आयंस देख लिए, दूसरे हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर, और तकरीबन 7.9% बाय वेट जो है प्लाज्मा का वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि लिवर में बन रही होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में एज ए एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। बहरहाल ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये इसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ कि एल्बुमिन है, इसके अलावा फिब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, और ग्लोबुलिन्स जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं या ग्लोबुलिन्स ये जो हैं ये एंटीजन के रिस्पॉन्स में बन रही होती हैं लिम्फोसाइट से, और फिर इसके अलावा बाद जो है प्लाज्मा और लिम्फ के अंदर जो है ये ट्रांसपोर्ट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये एज ए कैटलिस्ट यूज होती है, एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले करती है ब्लड के क्लॉटिंग के प्रोसेस में। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में एज ए कैटलिस्ट प्रोथ्रोम्बिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जबकि फिब्रिनोजेन जो है ये भी ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिब्रिन जो कि स्कार फॉर्म करता है। जो भी क्या कहना चाहिए कि ज़ख़म हो जाता है या कभी कोई कट लग जाता है तो उसके ऊपर आपने देखा है कि अगर हम नहीं भी उसको ट्रीट करते हैं तो उसके ऊपर एक अगर छोटा है ज़ख़म तो उसके ऊपर एक स्कार बन जाता है। तो बेसिकली फिब्रिनोजेन जो है ये हेल्प करता है स्कार फार्मेशन में। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अलावा जो भी हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात की तो ये जो है बॉडी के डिफेंस सिस्टम में अगेंस्ट जो डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। थर्ड कंपोनेंट या थर्ड सॉल्यूट दैट इज़ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड में ये कहाँ से आते हैं, ये जो हम फूड खाते हैं और जो एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी फॉर्म के अंदर, जैसे ग्लूकोज हो गए, फैट्स हो गए, फॉस्फोलिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, लैक्टिक एसिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है आपके ये सारी जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स ये सारे के सारे जो हैं ये भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अब ये जो कुछ ऐसे हैं जो कि कहाँ से आ रहे हैं, जो इंटेस्टाइन से आ रहे हैं थ्रू एब्जॉर्प्शन, लाइक ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सब आ गए आपके फूड से एब्जॉर्ब होने के बाद। लैक्टिक एसिड जो है ये मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है जब ग्लाइकोलिसिस होती है या मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस वक्त अगर प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है या कम अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है या आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर एनारोबिकली आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनारोबिकली ब्रेक डाउन उनका स्टार्ट हो, यानी ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो एनारोबिक फेज में स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ये लैक्टिक एसिड जो है जाके मसल्स में डिपॉजिट होता है। ठीक है ना, मसल्स में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, फिर इसके बाद और लिवर में ये ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं हम, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या कहना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और कुछ हद तक तो ये मेटाबोलाइज हो जाता है, लेकिन जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है या नहीं होता है तो बाकी जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हमारी बॉडी में बेकार ही है। कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट है, किस वजह से, क्योंकि ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उसके लिए एक प्रीकर्सर के तौर पे उसको इनिशिएट, उसकी फॉर्मेशन को इनिशिएट करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर है फिर वो डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा और जो ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट पार्ट है प्लाज्मा का, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आता है जो कि यूरिया है या यूरिक एसिड है। ये जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, फूड की ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है या प्रोटीन, स्पेशली जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। दीज नाइट्रोजिनस वेस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ये भी प्लाज्मा में ही होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं किडनी के लिए, ताकि वहाँ पर फिर इसको एक्सपेल आउट किया जा सके, एक्सक्रीट आउट किया जा सके बॉडी से। इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं। आपको पता है हार्मोन्स क्या हैं, ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, और ये किसी डक्ट के ज़रिए दूसरे ऑर्गन में नहीं पहुंचते, बल्कि ये ब्लड में आती है सिक्रीशन, और ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। और इसके अलावा गैसेस जो कि आपने डिफ्यूज़ की थी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन,
तो ये भी इनका ट्रांसपोर्टेशन, ये भी प्लाज्मा के अंदर होती हैं और प्लाज्मा इनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सॉलिड पार्टिकल्स, जो कि हैं ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स। ठीक है, ये तकरीबन 45% जो है वो ब्लड का कॉम्पोजिशन ब्लड कार्पसल्स की शक्ल में होती है। तक 3 मेन टाइप्स हैं ब्लड सेल्स की या ब्लड कार्पसल्स की। कौन कौन सी हैं? एरिथ्रोसाइट्स विच आर ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड कार्पसल्स और आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स और डब्ल्यूबीसीज, और थ्रोम्बोसाइट्स जिनको आप प्लेटलेट्स कहते हैं। उसका रीज़न अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनको हम सेल क्यों नहीं कहते। एरिथ्रोसाइट्स जिनको हम रेड ब्लड कार्पसल्स या आरबीसीज भी कहते हैं, ये कैसे होते हैं? ये बाई कॉन्केव होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और प्लेट लाइक होते हैं, सर्कुलर होते हैं, प्लेट लाइक। नॉन न्यूक्लिएटेड इस तरीके से होते हैं कि जिस वक्त ये बनते हैं ना, उस वक्त तो इनमें न्यूक्लियस होता है इमेच्योर फॉर्म के अंदर, लेकिन जब ये आप ब्लड स्ट्रीम में आते हैं बोन मैरो से निकलकर, तो उस वक्त इनका जो न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व हो जाता है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और इस तरह से ये दरमियान से पेचक जाते हैं। बाइकॉन्केव का मतलब क्या होता है? किनारों से ये मोटे होते हैं और दरमियान में इनके एक डिप्रेशन या गड्ढा सा बन जाता है, जो ज़ाहिर न्यूक्लियस डिसॉल्व होने की वजह से तो उस जगह से ये प्रेस हो गया, तो इस तरह से ये बाइकॉन्केव शेप में आते हैं और सर्कुलर होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, वो आरबीसीज ही होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नंबर में लार्जेस्ट नंबर में होते हैं, न्यूमरस इन नंबर होते हैं। अगर हम इसको देखें तो मेल के अंदर जो है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ जो ब्लड है उसके अंदर 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं, और अगर हम फीमेल्स को देखें तो इनके अंदर 4 से 4.5 मिलियन आरबीसीज जो हैं वो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आप 1 ml ब्लड का लेते हैं तो उसके अंदर जो है इतने मिलियंस आरबीसीज होते हैं। इनका जो एवरेज डायमीटर है ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, 7 to 8 माइक्रॉन्स या 7 to 8 माइक्रोमीटर जो है वो इनका डायमीटर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि साइज़ में ये बहुत छोटे हैं। ठीक है, इनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। साइटोप्लाज्म के अंदर जो 95% आरबीसीज का जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें 95% हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाकी रिमेनिंग 5% कॉम्पोजिशन बना रहे होते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर। जो स्मॉल बोन्स हैं आपकी, लाइक स्टर्नम हो गया, वर्टिब्री हो गई, रिब्स हो गई, तो इनके जो बोन मैरो है उसके अंदर इनकी प्रोडक्शन होती है और फिर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं। इनका टोटल जो लाइफ स्पैन है मैक्सिमम वो 120 डेज होता है। जो आरबीसीज बनते हैं वो तकरीबन आपकी बॉडी के अंदर 4 महीने तक रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहाँ पर? लिवर और स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं। और जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं या इनका ब्रेकडाउन होता है तो ये पिगमेंट रिलीज करते हैं विच इज़ बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डेन, जिनको हम बाइल पिगमेंट्स भी कहते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको जब न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो जो हमारा बाइल होता है उसके अंदर ये बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डेन भी दोनों पिगमेंट्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। ये तो थे एरिथ्रोसाइट्स। इसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स विच आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज। ये कलरलेस होते हैं, इरेगुलर होते हैं और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है ना, और साइज जो है एज कंपेयर टू आरबीसीज, इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा तादाद में ये आरबीसीज के मुकाबले में बहुत ही कम होते हैं, तकरीबन 7 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो है उसके अंदर इनकी तादाद होती है। ये भी बोन मैरो में बनते हैं। इसके अलावा ये स्प्लीन में बनते हैं, थाइमस में बनते हैं, लिम्फ नोड के अंदर बनते हैं। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है। अभी मैं आपको अलग अलग बताती हूँ तो उसमें मैं हर एक का लाइफ स्पैन डिफरेंट बताऊंगी, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, और मे बी सम टाइम इन केस ऑफ लिम्फोसाइट्स जो है ये मंथ तक भी सरवाइव कर सकते हैं। 2 टाइप के होते हैं ये, ए ग्रैन्युलोसाइट वो जिनमें कोई किसी किस्म के ग्रैन्यूल्स नहीं होते जिनके साइटोप्लाज्म में, और दूसरे हैं ग्रैन्युलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। यहाँ मैंने आपको वाइट ब्लड कार्पसल्स जो हैं वो डिफरेंट दिखाए हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स जो है ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होते हैं और
इनके अंदर जो है वो ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। जो ए ग्रेन्युलोसाइट है ये मोनोन्यूक्लियर होते हैं और इनके अंदर कोई किसी किस्म के ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अच्छा ये आई एम सॉरी, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स आर ग्रेन्युलोसाइट्स वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। मैं इसकी जो पीपीटी अपलोड करूंगी उसमें मैं करेक्शन कर दूंगी, इसको आप यहाँ पर ये याद रखिएगा। इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स आर ग्रेन्युलोसाइट्स, ओके। इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स आर ग्रेन्युलोसाइट्स while lymphocytes and monocytes are agranulocytes, ओके। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं ये फैगोसाइटिक होते हैं, एनगल्फ करने का काम करते हैं जो भी डिजीज डिजीज कॉजिंग एनिमल ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं उनको। अच्छा फिर इसके अलावा या पैरासाइट्स होते हैं उनको। फिर इसके अलावा लिम्फोसाइट्स हैं, यूजिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं यानी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन एंड हिपेरिन वगैरह, बॉडी के डिफेंस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जिनको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, बेसिकली दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल, मेगा कैरियोसाइट्स का ये के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो इस वजह से ये सेल्स जो है ना ये सेलुलर फॉर्म के अंदर ब्लड स्ट्रीम में नहीं आते। जब ये बनते हैं बोन मैरो के अंदर तो उसके बाद जब ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं तो उससे पहले ही ये रप्चर हो जाते हैं सेल्स, तो अब इनके ये फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास ब्लड में आते हैं, इसीलिए इनका साइज बहुत ही छोटा होता है और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 8 to 12 डेज तक होता है, ठीक है। अच्छा ये क्या करते हैं, ये बोन मैरो में बनते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड है, नॉन पिगमेंटेड है, आपको मैंने बताया सेल तो ये है नहीं, तो इस वजह से इसके अंदर कोई किसी किस्म का न्यूक्लियस नहीं होता। ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और ब्लड कोगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा मैंने डायग्राम के साथ हर एक को अलग अलग एक्सप्लेन किया जो सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के उनको। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हर डिफरेंट सेल्स का कि ओरिजिन क्या है इनका, कहाँ ब्लड के अंदर कितना नंबर में ये होते हैं, फिर इनका साइज कितना है, फंक्शन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है और देखने में ये कैसे नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसीज को या रेड ब्लड सेल्स को। ये रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं और मैंने अभी आपको बताया कि जो स्मॉलर बोन्स हैं उनके बोन मैरो के अंदर बनते हैं। मेल में ये 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो है उसके अंदर होते हैं। फीमेल में जो मैक्सिमम नंबर है इनका वो 4.5 मिलियन आरबीसीज जो है वो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर ये होते हैं। इनका साइज छोटा होता है, 7 to 8 माइक्रोन या माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका। ऑक्सीजन को ये कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल में और सेल से लंग्स की तरफ जो है ये लेकर जाते हैं। टोटल इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 120 डेज। और अपीयरेंस आपको मैंने बताया कि देखने में ये रेड कलर के होते हैं, छोटे साइज़ के हैं, पिगमेंटेड हैं और जो है बाई कॉन्केव सर्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की। ग्रैन्युलोसाइट्स और इसके अलावा मोनोसाइट, चारों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ये भी रेड बोन मैरो में बनते हैं, तकरीबन 6000 की इनकी तादाद होती है। इनका जो साइज़ है वो लार्जेस्ट है, तकरीबन 25 माइक्रोमीटर्स तक का साइज़ होता है इनका। इनका जो काम है वो फैगोसाइटिक एक्शन होता है टू एनगल्फ दी फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा इनकी जो लाइफ स्पैन है वो फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू डेज तक होती है। अब इसके अंदर जो सेल्स आते हैं वो इंक्लूडेड हैं, वो कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, यूजिनोफिल्स हैं और इसके साथ हमने ऐड किया है मोनोसाइट्स को, ठीक है। मोनोसाइट की डायग्राम जो है वो आपको बराबर वाले कॉलम में लिम्फोसाइट के साथ ये जो बड़ा सेल नज़र आ रहा है बड़े साइज का है ये मोनोसाइट है और जो छोटे साइज का है ये लिम्फोसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको रेड स्टेन में नज़र आ रहा है दैट इज़ यूजिनोफिल, जो ब्लू स्टेन में नज़र आ रहा है ग्रैन्युलोसाइट के अंदर दैट इज़ बेसोफिल, और जिसमें स्टेन आपको कोई पिगमेंटेड स्टेन नहीं है, इसका जो वो है साइटोप्लाज्म वो पिगमेंटेड नहीं है, वो जो है वो न्यूट्रोफिल्स है। अच्छा अब मैं आपको ये बता दूं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं ये जो है आपके थाइमस में या रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं, 2000 तक इनका नंबर होता है और ये लार्ज साइज़ के होते हैं, 10 माइक्रॉन्स तक इनका साइज़ होता है। आरबीसी से थोड़े से बड़े हैं लेकिन बाकी के जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनके मुकाबले में ये बहुत छोटे होते हैं, वो 25 तकरीबन 25 माइक्रॉन्स तक और ये 10 माइक्रॉन्स तक, तो आप देख रहे हैं कि साइज़ जो है वो हाफ से भी कम होता है इनका।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन में, यानी हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस बॉडी का फंक्शन होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन है ये अननोन है। अननोन मीन्स के बाज़ दफ़ा तो आपको लिम्फोसाइट्स जो हैं वो फ्यू वीक्स तक भी मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी लिम्फोसाइट्स हैं जो आपको मंथ्स तक मिलते हैं बॉडी के अंदर। तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो फ्यू डेज से लेकर फ्यू सेवरल मंथ्स तक और इवन ईयर्स तक भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। ये भी रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। इसके अलावा इनकी जो तादाद होती है वो 250,000 होती है। फिर इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट होने की वजह आपको मैंने बता दी, बिकॉज दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में और बॉडी के डिफेंस सिस्टम में। लाइफ स्पैन इनका 2 से 8 दिन तक होता है या 12 दिन तक होता है, और ये आपको फ्रेगमेंट्स की शक्ल में नज़र आते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ